Hello dear student, good afternoon. Welcome to Inspire Academy बालाघाट. I am हिमांगी लांगडाले. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने माउथ केविटी है जिसे हम बक्कल केविटी के नाम से जानते हैं उसे कंप्लीट कर चुका है. और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ईसोफेगस जिसे हम हिंदी में ग्रसिका के नाम से जानते हैं, ये किस मोशन के द्वारा फूड को आमाशय तक लेके जाती है, इसके बारे में हमने बात किया था. आई होप कि आप सभी आज की क्लास को लेने के लिए रेडी होंगे और आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा किसके बारे में? स्टमक के बारे में. और आपको पता होगा स्टमक जिसे हम सामान्य भाषा में पेट बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पर जब भोजन जाता है तो कैसे डाइजेशन होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो चलिए फिर आज की क्लास को लेने के लिए रेडी हो जाइए. हम लोग भी देखते हैं कि हमारे पेट में खाना जब जाता है तो इसके बाद इसमें डाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है जिससे थोड़ी देर में हमारे पेट से क्या हो जाता है, भोजन जो है डाइजेस्ट होके बाहर निकल जाता है. थोड़ी देर बोले तो 3 से 4, 4 से 5 घंटे. ठीक है. चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टमक के बारे में. इससे पहले कि हम स्टमक की बात करें हम थोड़ा सा किसके बारे में जान लेते हैं बेटा. जो हमने कल देखा था क्या, ईशोफेगस. किसके बारे में देखा था? ईशोफेगस. ईशोफेगस की बात करें तो हमने देखा था कि माउथ केविटी के नीचे एक पाइप होता है. माउथ केविटी के नीचे क्या होता है? एक पाइप होता है. पाइप के समान स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है क्या? ईशोफेगस, या बोला जाता है ग्रशिका. ठीक है. और यहाँ कहीं पर क्या रहेगी? फेरिंग्स. क्या रहेगी? फेरिंग्स, या जिसे हम ग्रशनी के नाम से जानते हैं. और हमने देखा था ईशोफेगस में क्या होता है? म्यूकस का सिक्रेशन होता है जिसके कारण क्या होता है? फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ पाता है. ठीक है. और क्या देखा था? यह मुख गुहा में डाइजेस्टेड फूड को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है. पेरिस्टलाइसिस मोशन के द्वारा फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है. इसके बारे में हमने बात किया था. अब बेटा इससे पहले कि हम लोग स्टमक पढ़े, हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में? हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल कहां से लेकर, माउथ केविटी से लेकर के एनस तक. आपको पता होगा माउथ केविटी से लेकर एनस तक केवल एक ही पाइप होता है. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन से टिश्यूज होते हैं और कितने लेयर में ये जो टिश्यू है वो पाए जाते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि आगे जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल से जो भी गैस नहीं एंजाइम निकलेंगे या जो भी जूस निकलेगा वो कहां से निकल रहा है इसके बारे में बात करेंगे. क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में तो किसी प्रकार की डक्ट नहीं होती है. आपकी पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल और केवल 3 क्या पाई जाती है? एसेसरी डक्ट पाई जाती है. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ग्लैंड होती हैं जो हमारी किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं. तो ये कहां पर पाई जाती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पाइप अंदर से कैसा होता है, बीच में तो कैसा होता है? खाली. लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो मोटी दीवार होती है वो कैसी होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं. तो चलिए फिर सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या, एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर. ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा हम लोग. तो इसके बारे में बात कर रहे हैं. आई होप कि आपको जो टिश्यूज थे सारे के सारे टिश्यूज आपको क्लियर होंगे. आपको हमने ये भी बताया था कि जब भी किसकी बात आएगी, जहां पर भी हम लोग अवशोषण की या एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे किसकी, डिफ्यूजन की, तो वहां पर स्क्वेमस एपिथेलियम काम करता है. इसके अलावा हमने देखा था जब भी कवरिंग की बात आएगी किसी भी ऑर्गन के कवरिंग की, तो एरियोलर टिश्यूज के बारे में हमने बात किया था. तो चलिए फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की बात करें बेटा तो कुछ इस तरीके से आपकी क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है. ठीक है. कुछ इस तरीके से क्या देखने को मिलेगी आपकी? एलिमेंट्री कैनाल. ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल.
कहीं पर फोल्ड होगी और कहीं पर क्या होती है, कहीं पर स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ज्यादा फोल्ड होकर क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल एक ही पाइप होता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, और ये कैसी है, बीच से कैसी है, खाली। बीच से कैसी दिखाई दे रही है आपको, खाली है। मतलब एक होल, एक ऐसा लग रहा है कि एक गुफा है, गुफा के अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि एक गुफा है। तो इस गुफा की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर, इंटरनली स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। इसको हम देखते हैं बेटा कि अगर हम यहाँ से इसको काट दें, यहाँ से अगर हम इसको काट दें तो इसके हमको कितने लेयर दिखाई देंगे। सर्कुलर है तो हम सर्कुलर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, इसकी काट है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे फूड जो है वो ट्रांसफर आगे की तरफ मोशन करता है। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट लेयर हो गई। सेकेंड लेयर की बात करते हैं हम। ठीक है, ये है आपका सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, थर्ड लेयर की। ये है आपका थर्ड लेयर, तीसरा लेयर।
ठीक है, ये हो गया आपका बेटा थर्ड लेयर। और इसके बाद में होता है यहाँ पर क्या, फोर्थ लेयर, जो कैसा होता है, हल्का सा फोल्डेड होता है। कैसा होता है, हल्का सा फोल्डेड होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका फोर्थ लेयर। ये फोर्थ लेयर आपको एलिमेंट्री कैनाल के हर ऑर्गन में जो है कुछ अलग अलग तरीके का दिखाई देगा। जैसे कि स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक में कैसा होता है, हल्का सा फोल्डेड होता है। लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यही अधिक फोल्ड होकर, बहुत ज्यादा फोल्ड होकर किसका फॉर्मेशन करता है, विलाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, विलाई का फॉर्मेशन करता है, जो इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे ये क्या कर सकता है, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा 4 लेयर होती है किसकी, आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। ऊपर से लेकर नीचे तक जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी दीवार होती है, जो इसकी वॉल होती है, ये 4 लेयर से बनी होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो 4 लेयर है, इनके नाम क्या है आपको याद रखना है। सबसे बाहर की तरफ ये जो पतली सी लेयर दिखाई दे रही है, सबसे बाहर की तरफ ये जो पतली सी लेयर दिखाई दे रही है बेटा, इसको बोला जाता है क्या, सिरोसा। क्या कहा जाता है, सिरोसा। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर है क्या, सिरोसा। इसके बाद में ये जो आपको गोल गोल सी संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है क्या, सर्कुलर मसल्स। क्या है ये, सर्कुलर मसल्स। और ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, ये दोनों मसल्स मिलके बच्चा क्या बनाती है, ये दोनों मसल्स मिलके ही क्या बनाती है, मस्कुलेरिस। क्या बनाती है, मस्कुलेरिस। ये जो मस्कुलेरिस लेयर होता है, जिसका नाम क्या है, सेकेंड लेयर है आपकी, बाहर से सेकेंड लेयर, जिसका नाम क्या है बच्चा, मस्कुलेरिस। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। फर्स्ट लेयर आपकी क्या है, सेरोसा। सेकेंड लेयर क्या है, मस्कुलेरिस। क्या है, मस्कुलेरिस। और इसके बाद में अगर हम बात करें, सेकेंड लेयर हो गई आपकी मस्कुलेरिस, जिसमें क्या है, 2 लेयर है। पहला सर्कुलर मसल्स है, दूसरी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। ये पूरी तरह से कैसा होता है, मस्कुलर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मस्कुलेरिस रखा गया है। कैसा होता है, ये पेशियों का बना हुआ होता है, मसल्स का बना हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या, मस्कुलेरिस। ठीक है, इसके बाद में बेटा आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है क्या, सब म्यूकोशा। क्या बोला जाएगा, सब म्यूकोशा। ठीक है, क्या है इसका नाम, सब म्यूकोसा। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर आपका क्या है, सब म्यूकोशा। और इसके बाद में जो आपको ये फोर्थ लेयर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है क्या, म्यूकोशा। क्या बोला जाएगा बच्चा, म्यूकोशा। और इसी म्यूकोशा से घिरा हुआ जो एरिया है, जहां जो खाली है, ये जो भाग जो हम बोल रहे हैं कि ये खाली वाला भाग है, ये खाली वाला भाग आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है क्या, लुमेन। क्या बोला जाता है, लुमेन बोला जाता है।
ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमने बोला कि म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, कुछ क्या पाई जाती हैं, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। आपके स्टमक में क्या पाई जाती हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। आपके इंटेस्टाइन में क्या पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी संरचनाएं जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे आपको, ग्लैंड्स देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है। तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो 4 लेयर है, उसकी जो 4 लेयर है उनका हम क्रम देख लेते हैं, बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की तरफ। तो ये है आपका क्या, ये आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल लेयर, सबसे पहली क्या है, सेरोसा। क्या है, सिरोसा। सेकंड क्या है बेटा, मस्कुलेरिस। क्या है, मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस। तीसरी क्या है, सब म्यूकोशा, सब म्यूकोशा। और फोर्थ क्या है, म्यूकोशा। क्या है, म्यूकोशा। तो 4 लेयर है आपकी, सबसे बाहरी सिरोसा, मस्कुलेरिस, फिर सब म्यूकोशा और फिर क्या है, म्यूकोशा है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सेरोसा है ये बेटा किसका बना होता है, तो सेरोसा बना होता है एरियोलर टिश्यूज का। किसका बना होता है, एरियोलर टिश्यूज का बना हुआ पतला सा लेयर होता है क्या आपका, सेरोसा। और इसमें कुछ पाए जाते हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यूज। क्या पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। और एक पतली सी लेयर जो आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रही है वो क्या है, सेरोसा। क्या है, सेरोसा। फिर मस्कुलेरिस की बात करें बेटा, तो मस्कुलेरिस किसकी बनी हुई है, पूरी की पूरी मसल्स की बनी हुई क्या होती है, मस्कुलेरिस की लेयर होती है। और जिसमें क्या पाई जाती है, सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं और पाई जाती हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है। सब म्यूकोशा की बात करें तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या, ब्लड। जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है बच्चा, तो हमने बोले कि यहाँ पर तो क्या है, ये वाला भाग फोल्ड होकर विलाई बना रहा है। तो विलाई के अंदर जो ब्लड वेसल्स जा रही है वो कहाँ से, सब म्यूकोसा में जो ब्लड वेसल्स है वो अंदर तक जाती हैं। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, ब्लड पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है। फिर आपको क्या मिलेंगी, नर्व, नर्व सेल यहीं पर आपको देखने को मिलने वाली है। और यहीं पर देखने को मिलेंगे आपको कनेक्टिव टिश्यू। क्या देखने को मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे। अब इसमें फोर्थ बात आती है किसकी, म्यूकोशा की। क्या होती है, म्यूकोशा। इस म्यूकोशा में क्या पाई जाती है बेटा, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो किसका सिक्रेशन करेंगी, म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो और भी ग्लैंड होती है, जैसे लीवर कुहन होती है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये भी देखने को मिलेगी आपको म्यूकोशा वाले पार्ट में। मतलब अधिकतर ग्लैंड आपको काहे में देखने को मिलेंगी, म्यूकोशा वाले पार्ट में देखने को मिलने वाली है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये हमने बोला कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और कैसा होता है, रिलैक्स होता है। इसी को तो हमने बोला है पेरिस्टलाइसिस मोशन। क्या बोला है, पेरिस्टलाइसिस मोशन। तो बेटा ये जो पेरिस्टलाइसिस मोशन है, क्या है,
पेरिस्टलाइसिस मोशन है, इसमें क्या किया जा रहा है, इस एलिमेंट्री कैनाल को कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत है और रिलैक्स होने की जरूरत है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इनमें से कौन सी लेयर हेल्प करती है, तो आपको याद रखना है इसमें क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से भी क्या पाई जाती है, इस तरीके से भी इसमें मसल्स पाई जाती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो जिसको हम बोल रहे हैं क्या, मस्कुलरिस, और यही मस्कुलरिस क्या कर रहा है, यही मस्कुलरिस बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। ठीक है, बाहर की कवरिंग बनाने का काम कर रहा है सेरोसा, मस्कुलरिस मदद कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में। सब म्यूकोसा में क्या पाया जा रहा है, ब्लड लिम्फ पाया जा रहा है, नर्वस सेल और कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये कनेक्शन का काम कर रहा है। फिर क्या काम कर रहा है, इसी में से होकर नर्वस सेल गुजरती है, तो जो भी सेंस ऑर्गन है, मतलब जिस प्रकार की भी जो भी महसूस हो रहा है आपको, जो भी सेंस हो रहा है, उन सेंस को महसूस करने का काम कौन करेगा, कहाँ से होता है, सब म्यूकोसा वाली लेयर से। इसी में ब्लड और लिम्फ भी आपको देखने को मिलेंगे। और म्यूकोसा में क्या होता है, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और यही क्या करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इधर हो रहा है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, ये है कनेक्टिव टिश्यू, क्या है ये, यहाँ पर है कनेक्टिव टिश्यू, तो दोनों के बीच में एक तरीके से कनेक्शन का काम कर रहा है। और जब दोनों के बीच में एक कनेक्शन का काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, म्यूकोसा को रिलैक्स होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में भी मदद करेगा। ठीक है, और ल्यूमन से ही क्या होता है, भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। तो आई होप कि आपको एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये किस तरीके से इसके 4 लेयर होते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है ना, आपको पूछ लिया जाएगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेयर का सही क्रम बताइए। तो बाहर से अंदर की तरफ बोलेगा, अगर बाहर से अंदर की तरफ बोलेगा तो सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। लेकिन अगर अंदर से बाहर की तरफ बोलेगा तो सब म्यूकोसा है, फिर सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, और फिर क्या है बेटा, सिरोसा है। क्लियर हुआ, क्या ये चीजें क्लियर हुई आपकी। अगर हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जब पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि यही वाला पार्ट जब फोल्ड होकर विलाई का फॉर्मेशन करता है, तो वहां पर क्या पाई जाती हैं, लीबर कुहन सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो चीजें मैं बोल रही हूं, अगर मैं लिख नहीं पा रही हूं तो आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी नोट्स क्या हो, तैयार हो सके। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्या, एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इसका हम थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखते हैं। ये है आपके सामने पूरा पाइप, हमने इसका क्या किए हैं, गोल वाला एरिया, इस टाइप की जो संरचना थी इसको बाहर निकाल के हमने देखा है काट करके। ये आपके सामने पूरा पाइप है, ये बाहर वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सिरोसा। क्या है, सिरोसा है, जो किसका है, एरियोलर टिश्यूज का बना हुआ है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का और एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, इसके बाद में क्या है आपके सामने, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 प्रकार की मसल है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। क्या है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा में क्या पाई जाती है, कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिम्फ पाया जाता है, और कुछ ग्लैंड्स आपके सब म्यूकोसा में भी देखने को मिलने वाली हैं। और इसके बाद में है म्यूकोसा, जो एपिथेलियम का बना होता है। हाँ, इसमें याद रखना है आपको, लेमिना प्रोपिया। क्या पाया जाता है, लेमिना प्रोपिया, लेमिना प्रोपिया। ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको, मस्कुलरिस में, और मस्कुलरिस म्यूकोसा भी इसी के ऊपर पाया जाता है। तो आप याद रख सकते हैं, अधिकतर आपको मसल्स देखने को मिल सकती है कहां पर, म्यूकोसा में, लेकिन कुछ मसल्स आपको सब म्यूकोसा में भी देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, चूंकि हमारा एलिमेंट्री कैनाल का इसोफेगस कंप्लीट हो चुका था, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टमक। किसके बारे में बात करेंगे, स्टमक, आमाशय, आमाशय। ठीक है, चलिए, तो आमाशय की बात करते हैं हम। इससे पहले कि हम आमाशय के बारे में देखें, थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। क्या होता है, मुख गुहा में पाचन के बाद माउथ केविटी, माउथ केविटी में
डाइजेशन के बाद फूड, जिसका नाम क्या था, बोलस। बोलस ईसोफेगस, ईसोफेगस के द्वारा कैसे, जे के आकार की, जे के आकार के स्टमक में एंटर करता है, एंटर करता है। अब इसमें और एक चीज याद रखना है, स्टमक एंड ईसोफेगस, ईसोफेगस के बीच क्या पाया जाता है, स्टमक ईसोफेरेंजियल स्प्रिंक्चर, स्पिंक्चर मतलब आमाशय ग्रशिका अवरोधनी पाया जाता है। ठीक है, ये जो स्टमक इसोफेरेंजियल स्पिंक्चर होता है, ये क्या काम करता है, जब भोजन आमाशय में इंटर करता है तो आमाशय से फिर से इसको ईसोफेगस में जाने से रोकने का काम करता है। ये केवल वन साइडेड डोर होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये केवल अंदर आने देता है, इसको बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्टमक का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, स्टमक का स्ट्रक्चर, स्टमक कैसा होता है, अंग्रेजी के उल्टे जे के आकार का। आप देख पा रहे होंगे उल्टा जे दिखाई दे रहा है यहां से, ऐसा। ठीक है, तो उल्टे जे के आकार का होता है क्या आपका स्टमक। ठीक, कुछ इस तरीके का। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे क्या स्पिंक्चर्स, यहां पर एक और यहां पर एक। ठीक है, चलिए अब ये जो आपका स्टमक है, इस तरीके से आपका स्टमक 4 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। 4 पार्ट्स में बटा हुआ होता है आपका स्टमक। और ये 4 पार्ट्स कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। चलिए, ये क्या है, इसका नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे इसका नाम क्या है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं गैस्ट्रो ईसो फेजियल स्पिंक्चर।
या फिर आप स्टमक इसोफेगस, स्टमक इसोफेरेंजियल स्पिंक्चर भी बोल सकते हैं। ये क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर, ठीक है। और ये क्या है? इसको बोला जाता है क्या? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पिंक्चर, ठीक है। ये दो स्पिंक्चर हैं आपके, इसको याद रखना है, ठीक है। दो। अब बात कर लेते हैं हम इसके जो पार्ट्स ऑफ स्टमक हैं उनकी। पार्ट्स ऑफ स्टमक, बेटा ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है क्या? कार्डियक। क्या बोला जाता है? कार्डियक, ठीक है। ये वाला पार्ट कहलाता है क्या? फंडिक। क्या कहलाता है? फंडिक। ये वाला पार्ट होता है क्या? पायलोरिक। क्या हो गया? पायलोरिक। और ये क्या है? बॉडी। क्या है? बॉडी, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए आपके? स्टमक के होते हैं 4 पार्ट, कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पायलोरिक। तो लिख लेते हैं हम लोग क्या? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ स्टमक, जिसमें सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है क्या? कार्डियक। पहला क्या होता है? कार्डियक। ये कार्डियक थोड़ा सा यहां तक जाएगा, ठीक। चलिए, पहला क्या है? कार्डियक। दूसरा क्या है? फंडिक। तीसरा है बॉडी। और चौथा है पायलोरिक। क्या है? पायलोरिक, ठीक है। इसीलिए बेटा ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पिंक्चर है इसको पायलोरिक स्पिंक्चर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पायलोरिक स्पिंक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं छोटा करके। ठीक है, तो ये था आपका स्टमक का स्ट्रक्चर कि स्टमक कैसा दिखाई देता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। अब बेटा अगर हम यहीं पर बात कर ले हम कि हमारे जो 4 पार्ट हैं तो इसके 4 पार्ट्स के क्या 4 पार्ट्स के बाद में हमको ये याद देखना है कि इसमें क्या पाई जाती है, ये स्टमक आखिर करता क्या है। तो बेटा स्टमक में सबसे ज्यादा डाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्या होता है? स्टमक में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। और क्या याद रखना है? इसमें फूड 4 से 5 घंटे तक रहता 4 से 5 घंटे तक रहता है, ठीक है। फिर याद रखना है कि इसमें क्या पाई जाती है? इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती हैं जिससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिससे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, यहीं पर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं किस तरीके से पाई जाती हैं?
और इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? म्यूकोसा में देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं हम लोग कि ये कहाँ पर कैसे होती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक, चलिए कुछ इस तरीके से क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड में किनारे की तरफ यहाँ कहीं पर पाई जाएंगी क्या? म्यूकस ग्लैंड। क्या पाई जाएंगी? म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, चलिए और क्या होगा बेटा? यहां से ये सभी के सभी क्या करेंगे? ये सभी के सभी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेंगे। कहां पर? आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस। अब सभी की सभी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो एक ही जगह पर सिक्रेट कर रही हैं, तो इसीलिए ये क्या कहलाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड एक बहुकोशिकीय ग्रंथि कहलाती है। कैसी कहलाती है? बहुकोशिकीय ग्रंथि कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, अब अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो आपके स्टमक में थ्री टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, 3 टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड किस टाइप की होती है इसकी बात कर ली हमने। अब कितने प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है? तो 3 प्रकार की आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपकी पहली ग्लैंड है क्या? पेप्टिक ग्लैंड। क्या है? पेप्टिक ग्लैंड, पेप्टिक ग्रंथि। दूसरी है ऑक्जेंटिक ग्रंथि, ऑक्जेंटिक ग्रंथि। और तीसरी है म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि। तो 3 प्रकार की बेटा ग्रंथियां पाई जाती हैं आपकी। 3 प्रकार की ग्रंथियां आती हैं आपकी किसके अंतर्गत? गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंतर्गत। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि कहा जाता है। और ये किसका सिक्रेशन करती है? जठर रस का सिक्रेशन करती है। किसका? जठर रस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, अब इस जठर रस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इस जठर रस में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये है आपका क्या? जठर रस। इस जठर रस में बेटा क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन। क्या? पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम। फिर क्या होगा इसी में? रेनिन होगा। फिर इसी में क्या देखने को मिलेगा आपको? लाइपेज। क्या देखने को मिलेगा? लाइपेज। और देखने को मिलेगा क्या इसमें? वाटर। ठीक है, क्या मिलेगा? वाटर। तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं? आपके गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं? ये आपका है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है? तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। ये है आपका गैस्ट्रिक जूस वाला पार्ट,
जिसमें आपको इस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, पेप्सिनोजन एंजाइम, रेनिन, लाइपेज और वाटर, ये आपको देखने को मिलने वाला है। और बेटा इस जठर रस में जो भी चीजें हैं ये अलग अलग सेल्स के द्वारा, अलग अलग सेल्स के द्वारा क्या होती हैं, सीक्रेट होती हैं। कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं इसमें, कितनी सेल्स पाई जाती हैं, तो इसमें पाई जाती हैं 3 प्रकार की सेल्स। ठीक है, ये क्या है, 3 प्रकार की सेल्स हैं। पेप्टिक कोशिका, ये सेल्स है, इनको याद रखना है, ये ग्रंथि नहीं है, सेल है। म्यूकस कोशिका, पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक कोशिका और म्यूकस कोशिका। क्या है, ऑक्जेंटिक कोशिका और क्या है आपकी म्यूकस कोशिका। क्या है, म्यूकस कोशिका। ठीक है, म्यूकस कोशिका। तो बेटा अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें जो पेप्टिक सेल होती है ये क्या करती है, पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। किसका करेगी, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करने का काम कौन करती है, पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करता है पेप्टिक ग्लैंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करता है कौन, ऑक्जेंटिक ग्लैंड। और म्यूकस का सिक्रेशन करता है कौन, म्यूकस का सिक्रेशन करता है आपका कौन, म्यूकस कोशिका। ठीक है, कौन करता है, म्यूकस कोशिका करती है। और इसी में क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ में ये क्या करेंगी, लाइपेज का भी सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि पेप्सिनोजन का सिक्रेशन कहां से होता है तो पेप्टिक कोशिका से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्जेंटिक कोशिका से और म्यूकस म्यूकस कोशिका से। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में मुख्य रूप से जो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अलग अलग एंजाइम के, अलग अलग पदार्थों के सिक्रेशन के लिए, ये हैं। और इसके अलावा आपके गैस्ट्रिक जूस में क्या मिलेगा, वाटर और लाइपेज एंजाइम। और बच्चों में आपको मिलेगा क्या, रेनिन। किसमें, बच्चों में आपको देखने को मिलेगा क्या, रेनिन एंजाइम। ठीक है, फिर से एक बार देख रहे हैं स्टमक। स्टमक की हमने बात किया क्या, कि स्टमक में, स्टमक के स्ट्रक्चर की बात किया कि स्टमक क्या है, माउथ कैविटी से जब भी भोजन का डाइजेशन होगा तो बोलस जो बन रहा है वो बोलस क्या हो रहा है, ग्रशिका के माध्यम से, ईसोफेगस के माध्यम से आपके आमाशय में इंटर कर रहा है। जब आमाशय में इंटर करता है तो इसका जो स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर या जिसको अवरोधनी बोलते हैं, ये बंद हो जाता है, भोजन को वापस नहीं जाने देगा। इसके बाद में बात की हमने कि जो आपका स्टमक होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और बॉडी और फिर क्या है, पाइलोरिक। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा देर तक भोजन रहता है, सबसे ज्यादा भोजन का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन स्पेशली कहां पर होगा, स्टमक में होता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे तक भोजन इसमें रहता है। इसमें पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या कर रही है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। इसके बाद हमने देखा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है सॉरी इसके बाद हमने देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड किस तरीके से पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, तो इनके बारे में बात किया हमने। फिर हमने देखा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं आपको, पेप्टिक, ऑक्जेंटिक और म्यूकस। पेप्टिक कोशिकाएं जो है पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है, ऑक्जेंटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, म्यूकस कोशिका म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और इस म्यूकस का काम है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना। क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आप जिसको बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच होता है 1.8, मतलब एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि ये किसी भी ऑर्गन को, हमारी बॉडी के ऑर्गन को जला सकता है। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जो आमाशय होता है, आमाशय में क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। जो म्यूकस ग्लैंड क्या होती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं।
जिसके कारण क्या होता है, जो दीवार है आमाशय की वो जलती नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए, वरना एसिडिटी भी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, उसका रीजन क्या है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भूखा शेर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक प्रकार का भूखा शेर है। इस भूखे शेर को अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा? अपनी ही दीवार को खाने लगेगा। म्यूकस रहता है जब तक, तो तब तक क्या होता है, ये दीवार को बचा के रखता है। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक अगर आप भूखे रह रहे हैं तो क्या होता है, आपकी दीवार भी क्या होने लगती है? जलने लगती है, जिससे आपको या तो एसिडिटी हो जाएगी या पेट में जलन होने लगेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है। अगर फास्ट भी रहते हो तो कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारे पेट में जो भूखा शेर बैठा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको क्या मिलते रहे? भोजन मिलते रहे, जिससे वो क्या करे, जिससे वो हमारे आमाशय को, पेट को की दीवार को जो है वो नष्ट ना कर पाए। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये तो हुई क्या, इसकी स्ट्रक्चर की बात की, और इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, इसकी हमने बात किया है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। किसकी बात कर रहे हैं? डाइजेशन इन स्टमक। किसकी बात करते हैं हम? डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक, आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन की बात कर रहे हैं, तो आमाशय में पाचन के लिए कौन इन्वॉल्व होता है? आमाशय में गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है? तो बेटा इसमें होते हैं क्या, एंजाइम के नाम याद रखना है आपको। पहला एंजाइम क्या है इसमें? सबसे पहले तो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या याद रखना है? पेप्सिनोजन। क्या है? पेप्सिनोजन। तीसरा है रेनिन, और चौथा है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, चलिए, तो ये जो चार पदार्थ हैं, सॉरी, तीन एंजाइम और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है जो डाइजेशन करते हैं किसमें? आपके स्टमक में। तो कैसे डाइजेशन करते हैं? कैसे डाइजेशन करते हैं? सबसे पहले बात करें बेटा किसकी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? किलिंग बैक्टीरिया। क्या काम करता है? बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। किसको मारने में मदद करता है? बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। ये जो आयन होते हैं हमारी बॉडी में, आयरन, ये आयरन के को क्या करता है? Fe3+ को Fe2+ में चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट याद रखना है बेटा, ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन को, किसको? इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज करता है। पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन आपको याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज करता है। और क्या काम करता है? ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है।
बेटा अगर हम बात करें किसकी, पेप्टिक कोशिकाओं की, तो पेप्टिक कोशिकाओं से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसका नाम है क्या, पेप्सिनोजन, ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, मतलब ये किसी भी प्रकार के पदार्थ को या न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए कैपेबल नहीं होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसको एक्टिव करने का काम करता है, जिससे ये क्या कर सके, प्रोटीन का डाइजेशन कर सके। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन आपको याद हो गए होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया जो भी बच गए हैं लाइसोजाइम के मारने के बाद में, तो उनको मारने का काम करता है। फिर Fe3+ आयन को Fe2+ आयन में चेंज करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिनोजन है इनएक्टिव, क्या है, पेप्सिनोजन है इनएक्टिव एंजाइम, क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम ये क्या कर रहा है, पेप्सिनोजन किसकी प्रेजेंट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंट में क्या बना रहा है बेटा, पेप्सिन बना रहा है। क्या बना रहा है, पेप्सिन बना रहा है। और ये पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड, क्या, प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड में चेंज करने का काम कौन करता है, पेप्सिन, कौन करता है, पेप्सिन। ठीक है, तो यहां पर पहली बार क्या हुआ है, प्रोटीन का पाचन हुआ है। पहली बार क्या हुआ है, प्रोटीन का पाचन हुआ है। पहली बार हुआ क्या, प्रोटीन का पाचन। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये मदद कर रहा है किसमें, प्रोटीन के पाचन में। क्या कर रहा है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है कौन, आपका पेप्सिनोजन एंजाइम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंजाइम की। नेक्स्ट एंजाइम की हम अगर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एंजाइम है आपका क्या, रेनिन। क्या है, रेनिन। ये रेनिन बेटा केवल किसमें मिलेगा आपको, बच्चों में। रेनिन किसमें मिलेगा, बच्चों में पाया जाता है। और ये बच्चों में के जो दूध होता है, बच्चे क्या पीते हैं, दूध पीते हैं। दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। केसीन प्रोटीन का क्या करता है, डाइजेशन करता है। ठीक है बेटा, तो इसका काम क्या है, रेनिन केवल बच्चों में पाया जाता है। और ये बच्चों में जो दूध पी रहे हैं बच्चों, अगर हम दूध की बात करें तो दूध में बेटा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो लैक्टोज होता है। लेकिन प्रोटीन की बात करें तो कौन सा प्रोटीन होता है जिसके कारण उसका सफेद कलर आता है, केसीन प्रोटीन होता है। और सबसे ज्यादा केसीन प्रोटीन भैंस के दूध में, आपको गाय या भैंस की कंपैरिजन में देखें तो भैंस में आपको ज्यादा केसीन प्रोटीन दिखेगा, इसलिए भैंस का दूध क्या होता है, ज्यादा व्हाइट होता है कंपेरिजन टू क्या, काऊ। ठीक है, चलिए, तो ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, केसीन प्रोटीन को देख लेते हैं, हम यहां लिख लेते हैं किसको, केसीन प्रोटीन किसकी प्रेजेंट में, किसमें चेंज हो जाता है, पैरा केसीन में। और ये पैरा केसीन जो है फिर चेंज हो जाता है किसमें, पेप्टोन में। किसमें, पेप्टोन में। और ये किसकी प्रेजेंट में होता है बेटा, तो इसकी बात करें तो केसीन जो है वो रेनिन की प्रेजेंट में पैरा केसीन में चेंज होता है, रेनिन की प्रेजेंट में पैरा केसीन में चेंज होता है। और पेप्सिन की प्रेजेंट में पेप्टोन में चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें चेंज हो जाता है, पेप्टोन में चेंज हो जाता है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड डाइजेशन हो गया इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सेकेंड डाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, केसीन प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। किसका डाइजेशन हो रहा है बच्चा, केसीन प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास बचा है गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है गैस्ट्रिक लाइपेज।
गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें हम बेटा, तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या काम करता है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज काम करेगा किसको? फैट के डाइजेशन में मदद करता है। ये क्या करता है? फैट का डाइजेशन करता है। अब फैट का डाइजेशन कैसे करेगा? फैट का डाइजेशन करेगा, फैट की अगर बात करें तो फैट में क्या क्या चीजें होती हैं यहां पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको थोड़ा कर देते हैं हम छोटा, जिससे कि हमारे पास स्पेस बन जाए। चलिए क्या देख रहे हैं हम? फैट की बात कर रहे हैं। फैट में क्या क्या होता है बेटा? फैट में होता है क्या? ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। और 3 अणु होते हैं किसके? फैटी एसिड के। क्या होते हैं? 3 अणु होते हैं किसके? फैटी एसिड के। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या? इनको मिला के बोला जाता है ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड। ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या होता है? ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड होता है। तो ये क्या काम कर रहा है? यहां पर क्या काम कर रहा है? यहां पर ये मदद कर रहा है ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड को। ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड ना बना के हम क्या कर लेते हैं? बीच में क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और इससे क्या ऐड है? फैटी एसिड। फैटी एसिड कितने हैं? 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड। ठीक है, तो जो 3 फैटी एसिड हैं इसमें से किसकी प्रेजेंट में? लाइपेज की प्रेजेंट में सिर्फ बचेंगे कितने? बचेंगे ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, डाइग्लिसरेल्डिहाइड। क्या बच जाएगा? डाइग्लिसरेल्डिहाइड। फैटी एसिड, फैटी एसिड। 2 फैटी एसिड निकल गए। क्या निकल गए? 2 फैटी एसिड आपके पास में क्या हो गए? निकल गए हैं। दो फैटी एसिड प्लस 1 फैटी एसिड कैसा हो गया? बाहर निकल गया है। 1 फैटी एसिड बाहर निकल गया, मतलब फैटी एसिड या फैट की बात कर रहे हैं तो फैट का डाइजेशन यहां पर हो रहा है। डाइग्लिसरेल्डिहाइड से क्या बन गया? डाइग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है आपके स्टमक में। ठीक है, तो ये था बेटा डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? तो हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा तो इसमें देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और Fe3+ आयन को Fe2+ आयन में चेंज करता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करने का काम भी किसका है? आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पेप्सिनोजन की बात करें तो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव होता है, सक्रिय नहीं होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंट में एक्टिव पेप्सिन में चेंज होता है। और ये पेप्सिन क्या काम करता है? हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करने का काम करता है। कौन? पेप्सिन। इसके बाद बात करें किसकी? रेनिन की। तो बेटा रेनिन जो होता है केवल और केवल बच्चों में पाया जाता है। क्या होता है? केवल और केवल बच्चों में पाया जाने वाला एंजाइम है। चूंकि बच्चे क्या पीते हैं? दूध पीते हैं और दूध में होता है केसिन प्रोटीन। तो उस केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका है? रेनिन का। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया नेक्स्ट क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज की। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड को डाइग्लिसरेल्डिहाइड में चेंज कर देता है। और यहां तक जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो होती है कहां पर? आपके स्टमक में होती है। तो क्या स्टमक में आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मिला देखने को? नहीं, तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा फैट का डाइजेशन। ठीक है,
चलिए, तो आई होप कि आपको जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है उसकी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद बेटा जब ये डाइजेशन हो जाता है, इसके बाद क्या होगा? जब डाइजेशन हो जाता है, इसके बाद जो फूड है, इसके बाद जो फूड है वो आगे की तरफ आपका पार्ट क्या है? इंटेस्टाइन। यहां पर क्या मिलेगा आपको? इंटेस्टाइन। तो आगे अब इंटर करेगा कहां पर? इंटेस्टाइन में। किससे? पाइलोरिक वाल्व। इसको क्या बोला जाता है? पाइलोरिक वाल्व बोल दो या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर बोल दो। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? अब ये ओपन हो जाएगा। जब यहाँ डाइजेशन खत्म हो गया, पाइलोरिक आमाशय तक भोजन आ गया, तो पाइलोरिक वाल्व हो जाएगा ओपन और अब भोजन कहाँ जाएगा? आपके इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। ठीक है, कहाँ इंटर करेगा? आपके इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। ठीक, जब इंटेस्टाइन में इंटर करता है ये, तो इंटेस्टाइन में इंटर करने से पहले, इंटेस्टाइन में इंटर करने से पहले यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं स्टमक में डाइजेस्टेड फूड। स्टमक में डाइजेस्टेड फूड क्या कहलाता है? काइम। क्या कहलाता है? काइम। काइम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? काइम कहलाता है। तो सेकेंड फूड का नाम हो गया, सेकेंड जगह डाइजेशन हुआ तो इस फूड का नाम हो गया काइम। और ये जो काइम होता है वो होता है एसिडिक नेचर का। क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये होता है एसिडिक नेचर का। इससे पहले जो हमने बात किए थे क्या? बोलस। इससे पहले हमने बात किए थे किसकी? बोलस की। तो ये होता है बेसिक, या फिर आप बोल सकते हो न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच कितना होता है? 6.8 होता है आपके किसका? सलाइवा का पीएच। ठीक है, चलिए, तो यहां तक होता है बेटा हमारा डाइजेशन कंप्लीट। आज का स्टमक तक का डाइजेशन आज कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसके बारे में? हमारे जो ग्लैंड्स हैं जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं, पेंक्रियाज और लिवर। तो इसके बारे में हम कल बात करने वाले हैं, लिवर और पेंक्रियाज के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास आपको देखना नहीं भूलना है, और आज की क्लास को भी जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है इसकी, तो उनको ये चीज़ें मिल पाए। ठीक है, और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी क्या करें? हमको उसका रिस्पॉन्स दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए, और आपको आज एनिमल टिश्यू का जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप क्या करें? टेलीग्राम चैनल इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। आज आपको इसका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।